हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि सिंह। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन गुरुकुल चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है सीडीपी। और ये जो है सीटेट और टेट और सभी एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं उसमें ये बहुत ही ज़रूरी है। ये जो पियाजेट की थियरी है ये हमारे हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर में पूछे ही जाते हैं। जो आप लोग जानते हैं कि जनवरी में आप लोगों का पेपर है, 29-30 जनवरी को यूपी टेट का पेपर है और सीटेट का भी फॉर्म जल्द ही आने वाला है। हर साल जुलाई और दिसंबर में होता था, लेकिन इस बार हो सकता है दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाए या फिर एग्जाम ही हो जाए। तो हम इस थियरी को आज पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो भी हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। आज हम इस थियरी को एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे कि जीन पियाजे ने क्या क्या सिद्धांत दिए थे, स्कीमा क्या होता है, एनिमिज्म क्या होता है और कितने स्टेप हैं डेवलपमेंट के, बच्चा कैसे सीखता है, ये सभी चीजें हम सीखेंगे। और आप लोग देख सकते हैं एक एक चीज यहाँ पर मेंशन हुई है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि जीन पियाजे हैं कौन। तो जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बच्चों के ऊपर जो है रिसर्च किया था और उन्होंने अपने बच्चों पर ही रिसर्च किया था। और ये सारे जो थियरीज है उन्होंने दिए हैं कि बच्चे का विकास कैसे होता है। तो इन्होंने जो डेवलपमेंट का जो है उसको 4 भागों में बांटा था, जो कि यहाँ पर है। हाँ, यहाँ से शुरू है जो कि सेंसरी मोटर है, उसके बाद प्री ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल है और फॉर्मल है, और एकोमोडेशन भी है, एसिमिलेशन भी है और स्कीमा भी है। ऐसे ऐसे कुछ 8-9 पॉइंट है जिसको हम समझेंगे और एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, पियाजेट का मानना था कि बच्चा सक्रिय रूप से अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में उसकी सोच को कॉग्निशन अलग अलग चरणों में गुजरती है। कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञानात्मक, यानी हम जब कोई चीज अपने दिमाग लगा करके सीखते हैं, सोचते हैं, वो कॉग्निशन होता है। ठीक है, जब हमारा जो दिमाग है, बुद्धि का जब हम यूज करते हैं, जब तर्क का यूज करते हैं, लॉजिक का यूज करते हैं, रीजनिंग का यूज करते हैं, अपनी क्षमता को हम विकसित करते हैं, उसे कॉग्निशन करते हैं, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। तो पियाजेट ने ये बोला था कि जो बच्चा होता है वो अपने वातावरण से अंतःक्रिया करके, यानी इंटरेक्शन करके वो सीखता है। यानी जब हम समाज में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, स्कूल जाते हैं, जो भी बच्चा होता है वो स्कूल जाता है, वहां से सीखता है, अपने समाज से सीखता है और अपने परिवार से भी जो जो चीजें वो देखता है उस हिसाब से वो अपना एक अलग दिमाग में ही अपना कुछ तर्क बनाता है कि ये चीज ऐसे है, ये चीज वैसे। वो एक जब वो छोटा होता है तो हर पक्ष को वो नहीं जान पाता है, तो एज इट इज, यानी जब वो देखता है कोई चीज गेंद है तो वो संतरा को भी गेंद समझ लेता है। वो उसको लगता है कि हर चीज गोल है, तो वो अपने एज के हिसाब से अपने दिमाग में तर्क का निर्माण करता है। लेकिन जब वो छोटा होता है तो वो तर्क को समझ नहीं पाता है, वो जो देखता है वही समझ लेता है और अंतःक्रिया करके, यानी इंटरेक्शन करके वो हर चीज को समझता है और अपने दिमाग का विकास करता है। जो पियाजेट की मुख्य अवधारणाएं हैं, की कॉन्सेप्ट है, स्कीमा है, एसिमुलेशन मतलब अभिग्रहण होता है, योजना ढांचा। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम ये समझेंगे कि उन्होंने जो 4 स्टेजेस दिए हैं, जो 4 चरण दिए हैं वो डेवलपमेंट के, उसको हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये समझेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं ये कहाँ पर है। पियाजेट के जो 4 चरण है विकास के, तो पहला है संवेदनात्मक प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी जो एज होती है, जब बच्चा 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है तो वो हर चीज अपने इंद्रियों द्वारा सीखता है, शारीरिक गतिविधियों के दुनिया को समझता है। बच्चा जो इंद्रियों से, इंद्रियों में क्या क्या आते हैं, हमारे हाथ आते हैं, नाक और होठ और कान और आंख। यानी बच्चा जो अपने कान से सुनता है, अपने जीभ से जो कोई भी चीज वो देखते होंगे आप, जब छोटा बच्चा होता है तो हर चीज को वो खाने ही जाता है, हर चीज को वो चखना चाहता है कि वो कैसा है, तो वो अपने इंद्री के द्वारा हर चीज को जानना चाहता है। तो 0 से जो 2 साल के बच्चे होते हैं वो हर चीज को छू करके, टच करके और खा करके उसको चखते हैं, जानना चाहते हैं कि वो कैसा है। तो जो संवेदनात्मक प्रेरक अवस्था, इसे सेंसरी मोटर इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश वालों के लिए भी ये काम आएगा। सेंसरी मोटर स्टेज होता है ये, जो कि आयु होता है जन्म से 2 वर्ष तक। बच्चा किससे सीखता है? इंद्रियों और
शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। जब वो खेलता है या फिर जब वो अपने हाथ और पैर के बल से, देखते होंगे आप, आपके घर में कोई बच्चा होगा तो वो चलता होगा, तो वो अपने हाथ और पैर की मदद से जब चलता है, जब वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता है तो हर चीज़ को वो टच करता है और मुंह में डालता है और उससे वो कुछ देखता है कि कैसा है या कैसा नहीं है। मुख्य उपलब्धि क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। बच्चा समझता है कि वस्तुएं दिखाई न देने पर भी अस्तित्व में रहती हैं। यानी कि वो ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये होता है कि किसी चीज का अपने दिमाग में छाप बना लेना। तो जब वो बना लेता है अपने दिमाग में, किसी चीज को देखता है तो उसे लगता है कि हर चीज जो है नहीं दिख रही है वो भी मौजूद है और जो नहीं है। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वो अपने दिमाग में छाप बना लेता है चीजों का। ठीक है, इसे हम वस्तु अस्थायित्व, वो समाज में या फिर जो भी देखता है जीवन में, और कोई भी चीज वो देखता है तो अपने दिमाग में एक छाप बना लेता है और उस हिसाब से वो अपनी एक्टिविटी करता है। और कोई चीज अगर नहीं भी दिखाई दे रही तो उसको लगता है कि नहीं ये है, ये है। ठीक है, ये जो टर्म है आपसे पूछा जा सकता है कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो किस अवस्था में आती है, जीन पियाजे के किस अवस्था में, किस डेवलपमेंट स्टेज पर आती है। तो जब भी ये पूछा जाएगा तो संवेदनात्मक प्रेरक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज पर ये आता है। इसकी जो एज क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष तक होती है। अब अगला देख लेते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। आयु, आयु इसकी क्या होती है? 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चारों चीजें याद होनी चाहिए। 2 से 7 वर्ष तक वस्तु स्थायित्व नहीं, सॉरी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें क्या होता है? भाषा का तीव्र विकास होता है। देखते होंगे आप लोग, बच्चे जो है जब 2 साल के होते हैं उसके बाद वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि मम्मा पापा, जो भी चीजें, वो सबसे पहले तो वो म वर्ड शब्द ही बोलते हैं। म से जितने शब्द बनते हैं जैसे कि मम्मा, माँ, ये सारी चीजें सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं, या फिर अम्मा। तो इस एज में जो है भाषा का विकास होता है, इसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। और प्रतीकों का उपयोग होता है, यानी जो बच्चा होता है कुछ सिंबल्स का यूज करता है अपनी बातों को कहने के लिए। और देखिए 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे तो अब 3 साल में ही आपका प्री प्राइमरी में एडमिशन भी हो जाता है, यानी बच्चा जो है ABCD और क ख ग को धीरे धीरे पहचानने लगता है, तो ये प्रतीकों को समझने लगता है। और इसकी सीमाएं क्या होती हैं? ईगोसेंट्रिक, बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है। एनिमिज्म, निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानना। सेंट्रेशन, किसी स्थिति के केवल एक पहलू पर ध्यान देना। ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? ईगोसेंट्रिक का मतलब अहम, किसी चीज को सोचना कि मतलब यही सही है, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, उसके अंदर अहम की भावना होती है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। जो पूर्व बाल्यावस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें अभी तर्क का उतना विकास हुआ नहीं रहता है, तो बच्चे सोचते हैं कि मैं जो मांग रहा हूँ वही सही है, मैं जो खा रहा हूँ, मुझे जो अच्छा लग रहा है वही सही है। वो जो खेलना चाहते हैं, जो खिलौना उनको चाहिए, वो हर वक्त देखते हैं रोने लगते हैं, अगर नहीं मिलता है तो वो रोने लगेंगे, एकदम से परिवार में आतंक मचा देते हैं। तो ये जो है बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है, किसी चीज के सिर्फ एक पक्ष को देखेगा, अपने हिसाब से सोचेगा। तो ये जो है ईगोसेंट्रिक की भावना, यानी अहम। अहम को हम एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसे तो घमंड कहते हैं, लेकिन बच्चों को हम घमंडी नहीं कह सकते हैं, उनका नेचुरल ये डेवलपमेंट है, यानी प्रकृति में उनका विकास ऐसे ही होता है। ठीक है, ईगोसेंट्रिक वाला हो गया। फिर एनिमिज्म, ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों टर्म है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में यूपी टेट में तो डायरेक्ट ये पूछ दिया जाएगा कि एनिमिज्म क्या है, एनिमिज्म की भावना किसने दी थी, इसका मतलब क्या होता है, ईगोसेंट्रिक क्या होता है, किस एज में ये होता है, और सेंट्रेशन यानी किसी स्थिति में केवल एक पहलू पर ध्यान देना। मान लीजिए एक बच्चा है, उसको कोई चीज दिया जाए, मान लीजिए ये स्क्वायर है, इस पे कुछ लिखा है 2, और घनाभ है, अगर ऐसे हम बना देते हैं, कैसे बनेगा ये, इसको आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे जो भी चीजें हैं, तो बच्चा जो है सिर्फ सामने देखेगा, यानी सिर्फ 2 को देखेगा, उसको लगेगा कि जो दिख रहा है हमें सामने से वही सही है। तो बच्चा केवल एक स्थिति को, केवल एक पहलू पर ध्यान देता है। अगर उसे कहा जाए ये गेंद जो है गोल होता है, तो वो किसी भी चीज को देखेगा। ये मान लीजिए संतरा है, ये गेंद है, या फिर मान लीजिए कोई चीज, ये सेब है,
तो बच्चा ना जब किसी भी चीज को देखेगा, शुरुआत में वो क्या करता है, गोल चीज को देखेगा, आपने उसे बता दिया कि ये गेंद है, तो वो सेब को भी गेंद ही समझ लेगा, और ऑरेंज यानी संतरा को भी वो गेंद ही समझ लेगा। वो सिर्फ एक पक्ष को देखेगा, ठीक है ये गोल है तो ये भी गेंद ही है, ये संतरा है तब भी ये गेंद ही है। वो उसके अंदर तर्क का विकास अभी हुआ नहीं रहता है। तो वो एक इसका मेन, इसका यही सार है, इसका यही समरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, कि 2 से 7 वर्ष तक का होता है। इसमें भाषा का विकास होता है। बच्चे जब 2 साल से ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे वो सीखने लगते हैं, आपको मालूम ही है। और प्रतीकों का उपयोग, वो बच्चा जो है ABCD 1 2 3 ये सारी चीजें सीखने लगता है। ईगोसेंट्रिक होता है, अपने दृष्टिकोण से सोचता है। एनिमिज्म, निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित मानता है, यानी अगर वो कुर्सी देखता है, टेबल देखता है तो उसको भी वो जीवित मानता है। यानी जब आप देखते होंगे किसी बच्चे को किसी चीज से चोट लग जाती है तो वो क्या करता है कि जब आप वो रोने लगता है तो घर वाले क्या करते हैं कि वो उस चीज को फिर से मारने लगते हैं। तो बच्चे को लगता है कि हाँ उसको भी चोट लगी है, उसने मुझे चोट पहुंचाया है। यानी फर्श पर अगर बच्चा गिर जाता है और उसको चोट आ जाती है तो घर वाले क्या करते हैं, फर्श को मारने लगते हैं। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आप देखते होंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं एनिमिज्म, यानी निर्जीव वस्तु को भी वो सजीव समझ रहा है। और सेंट्रेशन मतलब किसी चीज के एक पक्ष को देखना, यानी गेंद गोल है तो संतरा गोल है तो वो संतरा भी गेंद ही है, उसके दिमाग में ये चलता है। लेकिन धीरे धीरे जब इनका विकास होता है वो चीजों के पहलू को समझते रहते हैं। फिर अगला जो चरण है, अगला चरण हम देखेंगे, एक मिनट, मूर्त संक्रियात्मक, तीसरा ठोस संक्रियात्मक अवस्था, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक, संक्रियात्मक, ठीक है। इसे ठोस भी बोल सकते हैं, ये भी सही है, और मूर्त भी। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो भी ठोस चीजें देखता है उसमें वो तार्किक सोच डेवलप करता है। इसकी जो एज क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है, वो 7 से 11 वर्ष की होती है, ठीक है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, इसमें जो बच्चा है तार्किक सोच का डेवलपमेंट करता है, ठोस वस्तुओं को परिस्थितियों पर आधारित समस्याओं का हल कर पाना। यानी इस एज में क्या होता है, बच्चा इतना डेवलप कर जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ठोस चीजें, यानी जिस चीज को वो देख रहा है, जिस चीज को वो छू रहा है, टच कर सकता है, उसी के बारे में वो अपनी लॉजिक जो है डेवलप कर पाता है। थोड़ा सा तर्क का जो है वो इस्तेमाल कर पाता है। जिस चीज को वो नहीं देख रहा है उसके बारे में वो सोच नहीं पाता है, उस बारे में वो लॉजिक नहीं लगा पाता है। लेकिन जिस चीज को वो देख ले रहा है, छू ले रहा है, उस बारे में वो थोड़ा थोड़ा अपना रीजनिंग डेवलप करता है, लॉजिक थिंकिंग डेवलप करता है। इसकी मुख्य उपलब्धियां क्या होती हैं, कंजर्वेटिव, संरक्षण होता है, कंजर्वेशन, मात्रा, आयतन या भार समान रहता है चाहे उसका रूप बदल जाए। रिवर्सिबिलिटी, उलटने की क्षमता, क्लासिफिकेशन या सीरिएशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, संरक्षण, मात्रा, आयतन या भार समान रहता है चाहे उसका रूप बदल जाए। जो बच्चा क्या करता है, किसी चीज को देखता है, उसको लगता है कि इसका जो रूप है वो बदल गया है, तब भी जो इसकी मात्रा है वो उतनी ही है, चाहे आप कोई चीज इतना दे दो या फिर ज्यादा दे दो। कोई चीज इस हाइट की है या फिर इस हाइट की है, इस चीज की है, उसको यही लगता है कि जो मात्रा है, आयतन या भार है, वो समान होता है और उसका रूप आप चाहे कितना भी बदल दीजिए, वो अपने हिसाब से सोचता है। फिर रिवर्सिबिलिटी, उलटने की क्षमता, कार्य को मानसिक रूप से पलट कर सोचना, यानी किसी काम को, जैसे हम बोलते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो उसको ये जो क्षमता है वो इस एज में विकसित हो जाती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये जो है विकसित हो जाती है, उलट फिर करने की क्षमता, यानी धीरे धीरे अब इसका जो तर्क है वो डेवलप हो रहा है। अगला है क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन, वस्तुओं को समूहबद्ध करना और क्रमबद्ध करना। यानी आप बच्चे को देखते होंगे कि जब छोटे छोटे चीज खिलौने जब रहते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से उसको रखता है, सही से करके उसको रखता है। तो इस एज में जब वो बच्चा 7 से 11 वर्ष, इस उम्र तक तो सारे बच्चे सब कुछ करना लगभग सीख ही जाते हैं, जो चीजें दिखती हैं।
हर चीज को अपने हिसाब से वो रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो 7 से 11 वर्ष में बच्चा क्या करता है, वस्तुओं को समूहबद्ध करना और क्रमबद्ध करना, ये सारी चीजें वो सीख जाता है। अगला है फॉर्मल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो एज होती है वो 11 से 16 कह सकते हैं, या फिर 11 साल से या उससे आगे। और इसको हम ऐसे मतलब इसमें मेंशन है किसी किसी बुक में 11 से 16 वर्ष तक इसकी एज होती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आयु क्या होती है, 11 वर्ष या उससे आगे, या 11 से 16। यानी कि जब हम 11 वर्ष पर आ जाते हैं, जब बच्चे की एज जो है 11 वर्ष हो जाती है, तब वो इन सारी चीजों का वैज्ञानिक तर्क, भविष्य की योजनाएं, अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अमूर्त मतलब जो चीज हम देख नहीं रहे उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में भी कल्पना कर सकते हैं कि ये चीज ऐसे है, अगर नहीं दिख रही है तब भी हम उसके बारे में लॉजिक क्रिएट कर लेते हैं। तो जो बच्चा होता है जब उसकी एज 11 साल से ज्यादा होती है, वो अपनी सोच को विकसित कर लेता है, परिकल्पना, हाइपोथेटिकल सोच का विकास हो जाता है। यानी बच्चे को आप जब कुछ कहेंगे तो वो सोचने और समझने की क्षमता उसकी विकसित हो जाती है, वो किसी चीज को सोचने लगता है। कोई कुछ कहेगा तो उसका वो रिस्पॉन्स करेगा, सोचेगा, उसके बारे में कई तरह से वो सोचता है, जो चीज नहीं भी दिख रही है उसे भी सोचता है। यानी कि अगर आपने उसको डांट दिया, कुछ कह दिया किसी के सामने, तब भी वो सोचेगा नहीं ऐसे नहीं वैसे, कुछ ना कुछ वो सोचता ही रहता है, वो अपने तर्क को विकसित करता रहता है। तो फाइनली ये एज जब आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो इस एज में बच्चा जो है तर्क का विकास कर लेता है, जो चीज वो देख नहीं रहा है उसके बारे में भी वो सोचने लगता है। ठीक है, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी इसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, फॉर्मल स्टेज में क्या होता है, बच्चे के एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का विकास हो चुका रहता है, वैज्ञानिक तर्क, साइंटिफिक रीजनिंग करने की क्षमता। यानी बच्चे को अब आप कोई बात कहेंगे तो वो उसे वैज्ञानिक तरीके से सोचता है। ठीक है, आप कुछ कहेंगे कि इसमें ये चीजें पाई जाती हैं, इसमें विटामिन ए, विटामिन ए भी पाया जाता है, ये खाया करो, तो अब धीरे धीरे उसको ये चीजें समझ में आने लगती हैं, हर चीज को वो वैज्ञानिक तरीके से सोचने लगता है। इस एज में उसका तर्क का जो है विकास है वो हो चुका होता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस एज में बच्चे के अंदर जो है तर्क का विकास, बिना कुछ देखे, यानी अमूर्त चीजों को देख करके वो संकल्पना, हाइपोथेसिस बना लेता है, किसी चीज की कल्पना वो कर सकता है। तो वो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, भविष्य की योजनाएं भी वो बना लेता है, संभावनाएं, यानी जब वो कोई काम करता है तो आगे क्या क्या हो सकता है ये चीजें भी वो सोचता है। कल्पनाशीलता, विचार विकसित करना, वो इस एज में हर चीज की कल्पना कर सकता है, इसका विकास इस तरह होता रहता। अब पियाजे ने कुछ टर्म्स दिए थे, जैसे कि स्कीमा हो गया, एसिमिलेशन हो गया, अकोमोडेशन हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। तो ये क्या होता है, आखिर बच्चा ये कैसे, किस तरह से इसका विकास हो रहा है, इस टॉपिक के बारे में हम समझेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आनी ही आनी है इस क्लास से, और अगली क्लास में इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ नए प्रश्न वो भी आपको बताए जाएंगे। हम इसको ये समझ लेते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट जीन पियाजे ने दिया था कि पियाजेट का मानना था कि सक्रिय रूप से अपने वातावरण के साथ, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अंतःक्रिया करके बच्चा सीखता है। और जो मुख्य अवधारणाएं हैं, की कॉन्सेप्ट क्या है कि पियाजे के, तो स्कीमा, योजना ढांचा। योजना मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को
दुनिया में कोई अगर चीज है उसको हम अपने दिमाग में किस तरह से संरचना बना रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं, वो होता है स्कीमा। तो जो स्टेप बाय स्टेप हम किसी चीज को देखते हैं, जैसे कि हमने कुत्ते को देखा, बिल्ली को देखा, बैल को देखा, गाय को देखा, तो किस तरह से हर एक चीज को, जैसे कि गाय के 4 पैर हैं, कुत्ते के भी 4 पैर हैं, लेकिन जो कुत्ते की जो हाइट है वो कम है, गाय की हाइट बड़ी है, भैंस की हाइट बड़ी है। गाय को कोई भूरी होती है, कोई वाइट होती है, भैंस जो है काली होती है। इस तरह से जब दुनिया के बारे में बच्चा अपने दिमाग में एक संरचना बनाता है, उसे हम स्कीमा कहते हैं, यानी योजना बनाना, ढांचा बनाना, मानसिक ढांचे या संरचना जिनसे हम दुनिया को समझते हैं। अपने दिमाग में एक संरचना बनाते हैं कि किसी चीज को समझने के लिए कि ठीक है, ये कुर्सी है, ये मेज है, इसकी ढांचा, कुर्सी की ढांचा ऐसे होती है, उसके भी 4 पैर होते हैं, मेज के भी 4 पैर होते हैं, लेकिन मेज जो है एकदम फ्लैट होता है और कुर्सी जो है थोड़ी खड़ी हुई होती है। उदाहरण, बच्चा गेंद देखकर गोल और उछलने वाली वस्तुओं का स्कीमा बना लेता है। यानी कि जब बच्चा गेंद देखेगा उससे भी वो देख लेता है कि वो गोल है। और गेंद को जब हम खेलते हैं, कोई भी जब बच्चा खेलता है तो देखता है वो उछल रहा है, तो इस तरह से वो अपने दिमाग में बना लेता है, ठीक है ये गेंद है और ये अब ऐसे काम करेगा, उछलेगा। उसके दिमाग में ये चीजें बैठ जाती हैं कि गेंद जो है ऐसे ही होता है, ये जंप करता है। अगला क्या है? एसिमुलेशन, मतलब अभिग्रहण होता है। अभिग्रहण का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड। नई जानकारी को पहले से बने स्कीमा में फिट करना। उदाहरण, बच्चा संतरे को भी गेंद कह सकता है क्योंकि वह गोल है। यानी बच्चे के दिमाग में ये है, पहले भी मैंने बताया कि जो गेंद है वो गोल है, तो बच्चे के दिमाग में ये है कि हर गोल चीज गेंद होती है। तो जब वो संतरा या सेब को देखेगा, गोल एकदम वही देखेगा, तो उसको लगेगा कि ठीक है ये गोल है, तो ये भी क्या है? गेंद ही है। वो पहले से जो उसकी जानकारी है कि गोल चीज है तो संतरा है, उसको भी वो ऐड कर लेता है कि ये भी गेंद है, जबकि ये चीज जो है वो गलत है, लेकिन वो अभी उसको समझ नहीं पाता है। तो एग्जाम में आपके पूछेगा कि एसिमुलेशन होता क्या है? एसिमुलेशन वो होता है अपने पुराने ज्ञान में किसी चीज को जोड़ना, ठीक है, वो अभिग्रहण होता है। तीसरा क्या है? आवास नहीं, ये आवास नहीं होता है, इसमें अकोमोडेशन मतलब होता है समायोजन। ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अकोमोडेशन मतलब होता है समायोजन। उसके बाद ये है संतुलन। जब पुराना स्कीमा नई जानकारी से मेल न खाए तो स्कीमा में परिवर्तन करना। उदाहरण, बच्चा सीखता है कि संतरा गेंद नहीं बल्कि फल है। यानी जब क्या होता है, बच्चा जो है पुराने अपने ज्ञान को ऐड कर लेता है कि यह संतरा है, वो अपने पुराने ज्ञान से उसको जोड़ता है, ऐड कर लेता है गेंद भी है, संतरा जो है गेंद है। लेकिन जब वो देखता है कि नहीं, उसका दिमाग जब विकसित होता है तो वो क्या करता है, अपने पुराने ज्ञान में थोड़ा सा चेंज करता है, उसमें थोड़ा सा वो एडजस्ट करता है। पुराने ज्ञान में एकोमोडेशन मतलब एडजस्ट करना होता है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करता है। तो परिवर्तन का मतलब एकोमोडेशन होगा। यानी वो बच्चा जब समझ जाता है कि ये गेंद की जो क्वालिटी है वो अलग है, और जो हम संतरा देख रहे हैं ये संतरा है, ठीक है, तो वो फल है। जब उसके दिमाग में ये जाता है कि ये गेंद जो है गेंद है, लेकिन जो संतरा है वो गेंद नहीं है बल्कि एक फल है। यानी उसने अपने पुराने जो ज्ञान है उसको ऐड किया था तो एसिमुलेशन हो गया था, लेकिन जब उसने देखा, कुछ परिवर्तन किया, संतरे की क्वालिटी अलग है, गेंद की क्वालिटी अलग है, तो उसने उसमें थोड़ा सा समायोजन किया, एडजस्ट किया, अपने ज्ञान में थोड़ा सा परिवर्तन किया। तो जब परिवर्तन करके उस अपने ज्ञान को वो एडजस्ट करता है तो वो हो जाता है एकोमोडेशन, यानी समायोजन करना। अब इक्विलिब्रेशन क्या होता है? संतुलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2023 में जो है सीटेट में ये पूछा भी गया था। सिमुलेशन और एकोमोडेशन के बीच संतुलन बनाना, यह सीखने और विकास का मुख्य आधार है। यानी संतुलन ये जो है आखिरी स्टेज है, जिस स्टेज में हम हैं। जब बच्चा 15 साल का, 16 साल का हो जाता है, या 12 साल का, 11 साल से बाद का, तो वो समझ जाता है, हर चीज को पहचानने की क्षमता उसकी विकसित हो जाती है, लॉजिक रीजनिंग जो है डेवलप हो जाता है, तो वो समझ जाता है कि ये चीजें क्या क्या हैं। तो वो उसके बीच में जो संतुलन बना लेता है वही होता है इक्विलिब्रेशन। यानी एसिमुलेशन और एकोमोडेशन दोनों को वो संतुलित कर लेता है, अपने पुराने ज्ञान को और नए ज्ञान को वो समझ जाता है, ठीक है। और उसमें वो जान जाता है ये गेंद है, या फिर अगर कुत्ता है तो उसमें भी
4 पैर होता है, कुत्ते भी कई कलर के हो सकते हैं। उसका अंतर ये वो समझ जाता है कि बिल्ली में भी 4 पैर होते हैं, लेकिन बिल्ली की हाइट कम होती है। बिल्ली के भी कई सारे कलर होते हैं, कुत्ते के भी कई सारे कलर होते हैं, और इनकी सबकी क्वालिटी अलग अलग है, ठीक है। और गेंद की क्वालिटी अलग है, संतरे की क्वालिटी अलग है। तो वो अपने ज्ञान में जो है एसिमुलेट करके, अकोमोडेट करके, यानी ऐड जो भी ज्ञान करता है और उसमें जो एडजस्ट करता है, वो सभी चीज़ें वो समझ जाता है, और उसमें संतुलन जब बना लेता है और जब एक एक चीज़ उसका क्लियर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो पियाजेट के सभी पॉइंट थे, यानी 4 जो डेवलपमेंट थे, वो भी हम लोग स्टेजेस पढ़ चुके हैं। और जो पियाजेट की मुख्य अवधारणाएं थी, जैसे कि ये, वो भी हम पढ़ चुके हैं ये सभी चीज़ें। और संवेदनात्मक हो गया, पूर्व संक्रियात्मक हो गया, ये भी हो गया, ये सारे जो स्टेजेस हैं। अब हम क्या देखते हैं कि जो पियाजे का जो शिक्षण सिद्धांत था, उसमें क्या क्या महत्व है, ठीक है। एक्टिव लर्निंग, यानी बच्चा अपने अनुभवों से सीखता है। यानी बच्चा जब एक्टिव होता है, खेलता है, लोगों की बातों को सुनता है, समझता है, तो उससे वो सीखता है। तो पियाजे ने ये बोला था कि बच्चा जो है जब सक्रिय रूप से भागीदारी होता है, जब खेलता है, कूदता है, लोगों से बातचीत करता है, तो उसी से वो सीखता है, यानी एक्टिव लर्निंग। सक्रिय अधिगम, अधिगम का मतलब क्या होता है? जिन लोगों ने भी बीटीसी या बीएड या डीएलएड कुछ भी किया होगा, अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है। एक्टिव लर्निंग ये हो गया। अब डिस्कवरी लर्निंग, यानी करने के अवसर देने चाहिए शिक्षक को बच्चों को स्वयं खुद। यानी जब क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है, तो टीचर का काम ये रटाने का काम उसका नहीं है, बच्चों को बताए कि किसी चीज को पे रिसर्च करो, देखो, खोजो, यानी जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे बच्चे। यानी वो देखे, अगर हम बायो के स्टूडेंट्स हैं तो बच्चे को कहीं ले जाए, पेड़ पौधों में उसका एक्सपेरिमेंट कराए, माइक्रोस्कोप से अमीबा एंड अमीबा ये सारी चीजें दिखलाए, यानी बच्चे को डिस्कवरी करने का मौका दे, खोज करने का मौका दे, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान दे। डिस्कवरी लर्निंग, करने के अवसर देना, प्रोजेक्ट बनाना, बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है, लैब में करने के लिए दिया जाता है, तो इसका मतलब यही होता है। डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट टीचिंग, शिक्षण बच्चों की संज्ञानात्मक अवस्था के अनुसार होनी चाहिए। यानी जो बच्चा है उसकी एज क्या है, वो किस क्लास में है, उस हिसाब से टीचिंग होनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई बच्चा यूजी और पीजी में है, तो उसका जो मेंटल लेवल है किसी चीज को समझने का, वो अलग है। और जो बच्चा 3 क्लास में, 4 में है, या फिर प्री प्राइमरी में है, उसका जो स्टेज है लर्निंग का वो अलग है। तो उसके अनुसार जो टीचिंग मेथड होते हैं, पढ़ाने के तरीके होते हैं, वो अलग होने चाहिए। जो 3 साल का बच्चा है, वो प्री प्राइमरी में एडमिशन ले रहा है, तो उसको हर चीज फोटो के द्वारा दिखानी चाहिए। आजकल जो प्ले वे स्कूल खुल रहे हैं, उसमें देख रहे होंगे आप लोग कि सभी चीजें रखी गई होती हैं खेलने के लिए, बनाने के लिए, तो वो बच्चा उसी में खेलता है और समझता है। तो हमारा एक टीचिंग मेथड है वो। यूज ऑफ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, प्रयोग, मॉडल, खेल आदि। जो क्लास में एक्टिविटीज करवाई जाती है, आजकल जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार देखिए कहा भी गया है कि बच्चों के लिए एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। बच्चा जो है खुद करके सीखे, प्रैक्टिकली सीखे, रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। रोट लर्निंग मतलब रटाना नहीं है, ए फॉर एप्पल नहीं रटाना है। अगर ए फॉर एप्पल है, बच्चा छोटा है, तो उसके सामने एप्पल या फिर उसका कोई फोटो दिखाना है, ताकि बच्चा देख करके सीखे, अपने हाथ का प्रयोग करे, छू करके, अपने सेंसेस का प्रयोग करे, छू करके समझे, देखे। तो उसका मतलब ये होता है प्रयोग करके। मॉडल और खेलना एक हमारे जो फिजिकल एक्टिविटी है, वो बच्चों के विकास में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो है जीन पियाजे ने ये सारी चीजें बोला था कि बच्चा प्रयोग करके, मॉडल बना करके, खेल करके ये सारी चीजें सीखे। अगला क्या है? हाँ, पियाजे के अनुसार ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? तो ये जो है सेंसरी मोटर में विकसित होती है। आप लोगों ने पढ़ा भी, ये इसका सही हो जाएगा। जब बच्चा नई जानकारी को पहले से मौजूद स्कीमा में फिट करने की कोशिश करता है, तो पियाजेट के अनुसार इसे क्या कहते हैं? इसके अनुसार हम इसे कहते हैं एसिमुलेशन। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी कि जब बच्चे के पास
कोई पुरानी जानकारी है, फिर वो जब उसमें कोई चीज़ ऐड करता है तो उसे एसिमिलेशन करते हैं। लेकिन जब वो कोई चीज़ ऐड करके सीख जाता है, फिर वो देखता है कि नहीं वो गेंद नहीं है, वो समझ जाता है कि वो फल है संतरा, तो वो उसमें थोड़ा सा वो समायोजन किया, उसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एसिमिलेशन होगा। ठीक है, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम और सारे प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। एक एक चीज़ जो है यूपी टेट हो या सी टेट हो, उसमें सभी चीज़ों में 30 नंबर की सीडीपी पूछी जाती है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और जो भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है वो कमेंट करिए, जिससे कि हम लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट हों क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।